नमस्कार। पिछले लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म में हम बात कर रहे थे उन शुरुआती न्यूज़पेपर्स की जो शुरू हुए और उन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक जो उनकी यात्रा रही। इसी क्रम में एक बड़ा अखबार आज भी आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया। आज का भी बड़ा अखबार है, उस समय का भी एक अच्छा और बड़ा अखबार था। जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राजनीतिक वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था, राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो रहा था, राजनीतिक संगठन सक्रिय थे और स्वतंत्रता की मांग देश भर में फैल रही थी। ऐसे समय में टाइम्स ऑफ इंडिया की भूमिका बदलने लगी। वह अब केवल प्रशासनिक और व्यापारिक समाचारों का सोर्स नहीं था, बल्कि तेजी से बदल रही भारतीय राजनीति का दस्तावेज भी बन रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों, संवैधानिक सुधारों की मांग, जन आंदोलनों, राजनीतिक बैठकों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं को अखबार ने व्यापक रूप से कवर किया। उसके पाठकों में अंग्रेजी अधिकारी भी थे, शिक्षित भारतीय भी, इसलिए उसकी रिपोर्टिंग का प्रभाव विभिन्न वर्गों तक पहुंचता था। टाइम्स ऑफ इंडिया की विशेषता यह रही कि उसने घटनाओं को विस्तार और निरंतरता के साथ दर्ज किया। राजनीतिक घटनाओं की रिपोर्टिंग केवल तत्काल समाचार के रूप में नहीं होती थी, बल्कि उनके व्यापक संदर्भों को भी समझने का प्रयास किया जाता था। इसमें पाठकों को बदलते राजनीतिक माहौल को समझने में मदद मिलती थी। हालांकि अखबार की जो एडिटोरियल पॉलिसी थी वह समय समय पर बदलती रही और विभिन्न मुद्दों पर उसके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया, लेकिन उसने राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं को लगातार दस्तावेजित किया, उनको उनको एकत्रित किया, उनका दस्तावेजीकरण किया। यही कारण है कि आज स्वतंत्रता आंदोलन के अध्ययन में टाइम्स ऑफ इंडिया के पुराने संस्करण महत्वपूर्ण सोर्सेज माने जाते हैं। उस समय भारत में राजनीतिक चेतना तेजी से फैल रही थी। विभिन्न क्षेत्रों के लोग राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ना चाहते थे। अखबारों ने इस प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाई और टाइम्स ऑफ इंडिया भी उनमें शामिल था। उसकी रिपोर्टिंग ने पाठकों को देश भर में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी दी और उन्हें व्यापक राष्ट्रीय परिदृश्य से जोड़े रखा। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में टाइम्स ऑफ इंडिया केवल एक पर्यवेक्षक नहीं था, बल्कि वह उन घटनाओं का विस्तृत अभिलेख तैयार कर रहा था जिन्होंने भारत के भविष्य को आकार दिया। यही कारण है कि उसका इतिहास भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र भारत में सबसे बड़े मीडिया ब्रांडों में रूपांतरण। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने एक नई चुनौती थी। अब देश औपनिवेशिक शासन से निकलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। समाचार पत्रों की भूमिका बदल रही थी। अब प्राथमिकता स्वतंत्रता आंदोलन की रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि लोकतंत्र, विकास, शासन और समाज में जुड़े मुद्दों को समझना थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस नए दौर में स्वयं को तेजी से अनुकूलित किया, अपने आप को ढाला। उसने राष्ट्रीय राजनीति, संसद, न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति जैसे विषयों को व्यापक कवरेज देनी शुरू की। इससे उसका पाठक वर्ग जो था, जो उसके पाठक थे, वो लगातार बढ़ते गए। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 1947 के बाद, 1950 के बाद का जो काल था, यह अखबार केवल एक समाचार पत्र भर नहीं रह गया, बल्कि बड़े मीडिया नेटवर्क का हिस्सा बन गया। विभिन्न शहरों से इसके संस्करण प्रकाशित होने लगे और इसकी पहुंच देश के अनेक हिस्सों तक फैल गई। इसके साथ ही पत्रकारिता की नई शैलियां, फीचर लेखन, खोजी रिपोर्टिंग और विशेष विश्लेषणों को बढ़ावा मिला। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में मीडिया उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस अवसर का उपयोग करते हुए खुद को आधुनिक मीडिया संस्थान के रूप में विकसित किया। उसने प्रिंट के साथ साथ डिजिटल मंचों पर भी अपनी उपस्थिति मजबूत की। आज
यह केवल अखबार नहीं बल्कि एक बहुआयामी समाचार ब्रांड के रूप में जाना जाता है। इसके बावजूद इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी ऐतिहासिक विरासत है। बहुत कम समाचार पत्र ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान निर्माण, लोकतंत्र की स्थापना और आधुनिक भारत के विकास को इतने लंबे समय तक दर्ज किया हो। टाइम्स ऑफ इंडिया उन चुनिंदा संस्थानों में शामिल है जिन्होंने 2 सदियों के भारतीय इतिहास को अपने पन्नों में सजोया है। अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का एक ऐसा नाम है जिसने केवल समाचार नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन को भी चुनौती दी थी। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1868 को वर्तमान बांग्लादेश के जैसोर जिले के अमृत बाजार गांव में 2 सेनानियों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। शुरुआत तो साप्ताहिक के रूप में हुई, लेकिन बाद में यह भारत के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रवादी अखबारों में शामिल हो गया। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसी बड़े शहर के शिक्षित अभिजात वर्ग के लिए नहीं हुई थी। इसका जन्म ग्रामीण बंगाल की जो पीड़ा थी उससे हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में बंगाल के अनेक क्षेत्रों में नील की खेती करने वाले अंग्रेज बागान मालिकों का शोषण कर रहे थे। किसानों को मजबूरन नील उगानी पड़ती थी और बदले में उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता था। विरोध करने वालों पर अत्याचार किए जाते थे। ऐसे माहौल में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने महसूस किया कि किसानों की समस्याओं को सामने लाने वाला कोई सशक्त मंच नहीं है। उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की छपाई मशीन खरीदकर अमृत बाजार पत्रिका शुरू की। इसका उद्देश्य केवल समाचार देना भर नहीं था बल्कि उन लोगों की आवाज़ बनना था जिनकी बात सत्ता तक नहीं पहुंचती थी। शुरुआती अंकों में किसानों की कठिनाइयों, ग्रामीण समाज की समस्याओं और प्रशासन की अनदेखी को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। उस दौर में अधिकांश अखबार शहरों के मुद्दों पर केंद्रित रहते थे, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका ने गांवों को अपनी पत्रकारिता का केंद्र बनाया। यही कारण था कि थोड़े ही समय में यह आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया। 1871 में महामारी और अन्य कठिनाइयाँ आईं। इसके कारण इसका प्रकाशन केंद्र कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। कलकत्ता यानी आज का कोलकाता। वहाँ पहुँचने के बाद इसका प्रभाव और बढ़ा। अब यह केवल एक स्थानीय पत्र नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखने लगा। इसके बावजूद उसने किसानों और वंचित वर्गों के प्रश्नों को कभी नहीं छोड़ा। अमृत बाजार पत्रिका का जन्म पत्रकारिता के व्यवसाय से नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार से हुआ था। यही कारण है कि इसके शुरुआती वर्षों को भारतीय जनपक्षीय पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण शुरुआत माना जाता है। ब्रिटिश दमन के खिलाफ निर्भीक पत्रकारिता इस अखबार ने की। अमृत बाजार पत्रिका का नाम भारतीय पत्रकारिता में इसलिए भी विशेष सम्मान से लिया जाता है क्योंकि उसने ब्रिटिश शासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। उस समय अंग्रेज सरकार की आलोचना करना आसान नहीं था। समाचार पत्रों पर मुकदमे चल सकते थे, आर्थिक दंड लगाया जा सकता था और संपादकों को जेल भेजा जा सकता था। अंग्रेजों की मोनोपोली थी, वो जो चाहते थे वैसा होता था। लेकिन अमृत बाजार पत्रिका ने इन खतरों की परवाह किए बिना प्रशासनिक अन्याय और औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना जारी रखी। इसके लेखों की भाषा तीखी, तर्कपूर्ण और प्रभावशाली होती थी। अखबार ने बार बार यह सवाल उठाया कि भारतीयों को अपने ही देश में समान अधिकार क्यों नहीं मिल रहे। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि ब्रिटिश अधिकारियों के बीच भी इसकी चर्चा होने लगी। सरकार को लगने लगा कि यह अखबार लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन पत्रिका के संपादकों का मानना था
कि पत्रकारिता का काम सत्ता को खुश करना नहीं बल्कि सच को सामने लाना है। बंगाल विभाजन, नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक भेदभाव जैसे विषयों पर इस अखबार ने खुलकर लिखा। कई बार इसके लेखों से अंग्रेज अधिकारियों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद अखबार अपने रुख पर कायम रहा, टिका रहा, अडिग रहा। इंडियन जर्नलिज्म के इतिहास में यह उन शुरुआती संस्थानों में था जिसने यह साबित किया कि प्रेस केवल सूचना का माध्यम नहीं, मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष का भी साधन हो सकता है। 1878 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। इसका जो एम था, उद्देश्य था, वह उन अखबारों को दबाना था जो अंग्रेज शासन की आलोचना कर रहे थे। इतिहासकारों का मानना है कि अमृत बाजार पत्रिका इस कानून के प्रमुख निशानों में से एक थी। लेकिन यहाँ इस अखबार ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में आज भी याद की जाती है। जैसे ही कानून लागू हुआ, अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात स्वयं को बंगाली से अंग्रेजी अखबार में बदल लिया। यह कानून केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर लागू होता था, इसलिए अंग्रेजी में प्रकाशित होने के बाद यह उनके दायरे से बाहर हो गया। यह केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक सत्ता को दी गई एक बौद्धिक चुनौती थी। सरकार जिस अखबार को चुप कराना चाहती थी, वह और अधिक प्रभावशाली होकर सामने आया। इस घटना ने पूरे देश में पत्रकारों को प्रेरित किया और प्रेस की स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक बन गई अमृत बाजार पत्रिका। इस परिवर्तन के बाद अमृत बाजार पत्रिका का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक बढ़ गया। अब उसकी पहुंच केवल बंगाल तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उसके विचार देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचने लगे। भारतीय प्रेस के इतिहास में यह घटना इस बात का उदाहरण है कि जब सत्ता अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता नए रास्ते खोज लेती है। अमृत बाजार पत्रिका को कलम से साम्राज्य को चुनौती देने वाला अखबार कहा गया। अमृत बाजार पत्रिका इतिहास का ऐसा नाम है जिसने केवल समाचार ही नहीं छापे, बल्कि ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती भी दी। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1668 को वर्तमान बंगाल के जैसोर जिले के अमृत बाजार गांव में दो भाइयों शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका के बाद हम बात करेंगे दैनिक आज। दैनिक आज हिंदी पत्रकारिता को राष्ट्रीय स्तर पर स्वर देने वाला पहला हिंदी अखबार था। हिंदी पत्रकारिता में आज का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5 सितंबर 1920 को वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई। यह स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में हिंदी भाषी भारत की राजनीतिक चेतना का मुख्य माध्यम बन गया। इसकी स्थापना प्रसिद्ध उद्योगपति, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। बात इसके प्रथम संपादक बाबूराव विष्णु पराड़कर की जाए, जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे प्रभावशाली संपादकों के तौर पर अपना नाम दर्ज कराया। 1920 तक भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले रहा था। 1920 का जो दशक था, हालांकि उस समय अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्र प्रभावशाली थे, जैसे अमृत बाजार पत्रिका और अन्य अखबार हुए, लेकिन उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी समाज के लिए कोई भी ऐसा अखबार नहीं था जो उनकी भाषा में राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सके। इसी आवश्यकता को समझते हुए शिव प्रसाद गुप्त ने वाराणसी से दैनिक आज की स्थापना की। उनका उद्देश्य केवल समाचार प्रकाशित करना नहीं था, बल्कि हिंदी भाषी जनता, जो हिंदी भाषी लोग थे, उसको राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ना था।
वे मानते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन तभी व्यापक बनेगा जब उसकी भाषा जनता की भाषा होगी। दैनिक आज ने शुरुआत से ही सरल, प्रभावशाली, जन सामान्य की समझ में आने वाली हिंदी का प्रयोग किया। उस समय कई पत्रों की भाषा अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ या साहित्यिक होती थी, लेकिन आज ने संवाद की भाषा अपनाई, यानी आम बोलचाल की भाषा। इससे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के पाठक भी राष्ट्रीय घटनाओं को समझने लगे। अखबार ने स्थानीय समाचारों के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति, सामाजिक सुधार, शिक्षा और आर्थिक मुद्दों को भी प्रमुखता दी। इससे हिंदी भाषी समाज को पहली बार ऐसा मंच मिला जहां उसकी चिंताएं, आकांक्षाएं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत हो सकें। आज दैनिक आज की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी क्योंकि उसने पाठकों को केवल सूचना नहीं दी, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय जीवन का सक्रिय भागीदार बनाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार इसकी स्थापना हिंदी पत्रकारिता में एक नए युग की शुरुआत साबित हुई। दैनिक आज स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बना। दैनिक आज का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में विशेष सम्मान से लिया जाता है। जब इसका प्रकाशन 1920 में शुरू हुआ, तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। राष्ट्रीय आंदोलन पहली बार गांवों और कस्बों तक पहुंच रहा था। ऐसे समय में हिंदी भाषी जनता को एक ऐसे न्यूज़पेपर की, एक ऐसे समाचार पत्र की आवश्यकता थी जो उनकी भाषा में देश की राजनीतिक घटनाओं को समझा सके और राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को जन जन तक पहुंचा सके। दैनिक आज ने इसी आवश्यकता को पूरा किया। उस समय अंग्रेजी अखबार मुख्य रूप से शिक्षित और शहरी वर्ग तक सीमित थे। उत्तर भारत के करोड़ों हिंदी भाषी लोगों के लिए राष्ट्रीय राजनीति को समझना आसान नहीं था। दैनिक आज ने इस दूरी को समाप्त किया। उसने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी खबरों, नेताओं के भाषणों, जनसभाओं, आंदोलनों, राजनीतिक घटनाओं को सरल हिंदी में प्रकाशित करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप हिंदी क्षेत्र का आम नागरिक भी राष्ट्रीय आंदोलन से भावनात्मक और वैचारिक रूप से जुड़ने लगा। दैनिक आज की संपादकीय नीति स्पष्ट रूप से राष्ट्रवादी थी। इसके प्रथम संपादक बाबूराव विष्णुराव पराड़कर का मानना था कि पत्रकारिता केवल न्यूज़ देने का, समाचार देने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जागरण का साधन भी है। उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में अखबार ने ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की और भारतीयों के अधिकारों की वकालत की। अखबार के संपादकीय लेख इतने प्रभावशाली होते थे कि उन्हें समाचार सामग्री नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विचारधारा का दस्तावेज माना जाता था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण चरणों में दैनिक आज ने व्यापक रिपोर्टिंग की। जब राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया जाता था या आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाए जाते थे, तब भी यह अखबार जनता तक सूचनाएं पहुंचाने का प्रयास करता था। कई बार ब्रिटिश प्रशासन ने राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन दैनिक आज ने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता बनाए रखी। इस अखबार की एक विशेषता यह थी कि इसने राजनीतिक समाचार ही नहीं छापे, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे की विचारधारा को भी समझाया। स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक सुधार और भारतीय संस्कृति जैसे विषयों पर नियमित लेख प्रकाशित किए जाते थे। इससे पाठकों में केवल राजनीतिक जागरूकता ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान की भावना भी विकसित हुई। दैनिक आज की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर भारत के अनेक गांवों में एकत्रित होकर लोग इसे पढ़ते या सुनते थे। दैनिक आज के बाद हम दैनिक आज अखबार के बारे में जानकारी देने के बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इस विषय पे अपनी बात को आगे रखेंगे। नमस्कार।